स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ टच पे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैं लास्ट मिनट वीडियो लेकर आई हूँ जो प्रॉपर नोट्स के साथ आप सभी को अवेलेबल होंगी। वीडियो भले वेग होगी लेकिन इन्फॉर्मेशन आप सभी को बहुत ही क्लियर मिलने वाले हैं। आज से इस चैनल पे इन लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और एक्ट्स हैं वो सारे मैं कवर करने वाली हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका मेन टॉपिक लेबर लॉ है तो आप इस वीडियो सीरीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इस चैनल पे कवर करने वाली हूँ जो लेबर लॉ से कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉज को कवर करेंगे और धीरे धीरे इसका सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको एक प्रॉपर नोट बनाने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही एम्फेसाइज और बहुत ही शॉर्ट नोट प्रोवाइड करने वाली हूँ जो पूरे डिटेल्स के साथ आप सभी को बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉ। तो बिना समय को नुकसान किए चलिए आइए शुरू करते हैं विथ द इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉज। तो मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप नोट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के बेझिझक अपने नोट को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल नोट बनाया हुआ है। अगर आपको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आएगी इसलिए मैं आपको एक बार इसको रीड कर दूँगी। इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉ। लेबर लॉ ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट लॉज। लेबर लॉज जो है वो इसको एम्प्लॉयमेंट लॉज भी बोला जाता है। लेबर लॉ अटेम्प्ट टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉयर और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर एंड देयर एम्प्लॉयज़। बेसिकली जो हमारा लेबर लॉ है ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। दिस लॉ जनरली एड्रेस इशूज़ लाइक किस किस इशू पे लेबर लॉ ज़्यादा क्या करता है, फोकस करता है। ध्यान से सुनिए। हेल्थ एंड सेफ्टी किसका, लेबर्स का एट द वर्क प्लेस। कलेक्टिव बार्गेनिंग, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, सर्टिफिकेशन ऑफ यूनियंस, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, जनरल हॉलीडेज, एनुअल लीव, वर्किंग आवर्स, अनफेयर टर्मिनेशंस, मिनिमम वेज, ले ऑफ प्रोसीजर्स एंड सो ऑन। इन सभी चीज़ों पे क्या है जो हमारा लेबर लॉ है इन सभी चीज़ों पे फोकस करता है। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रमलगेटेड अराउंड 44 लेबर रिलेटेड स्टैट्यूट्स, ठीक है, जिसमें से 29 ऑफ विच हैव बीन कंसोलिडेटेड इनटू 4 न्यू लेबर कोड्स। अब हम लोग कॉन्सेप्ट एंड ओरिजिन ऑफ लेबर लॉ को भी देख लेते हैं। इन इंडिया लेबर लॉज आर द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड लेबर laws were formed to address the problems caused during the industrial revolution। तो बेसिकली हमारा लेबर लॉ सबको एकदम, अगर आप लोग ना किसी भी चीज़ को कवर कर रहे हैं या फिर किसी भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उसको लेमैन लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जाहिर सी बात है, लेबर लॉज क्यों आए थे? लेबर लॉज इसीलिए आए थे क्योंकि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एकदम अपने पीक पे था तब जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लेबर्स का वो बहुत हाईएस्ट पीक पे था। उसी के वजह से लेबर लॉज लाने की आवश्यकता आन हुई, जिसकी वजह से आज हम लोग अपने कंट्री में लेबर्स के लिए भी इतने सारे लॉज प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम को नुकसान किए। लेबर लॉज आर द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अच्छा, मैंने पढ़ा है इसको। ओवर टाइम द concept of Over time, the concept and scope of labor law has evolved. Earlier, labor laws were enacted to protect the interest of the employers. It was governed by the laissez-faire doctrine. अब ध्यान सुनिएगा, ये डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है which means a policy of minimal government intervention in the economic affairs of individuals and society. आया समझ में? नेक्स्ट। अब आप लोग कहिएगा मैंने समझाया नहीं, तो चलिए समझा देते हैं। लेज़ी फेयर का जो डॉक्ट्रिन था ये सिंपली ये बोल रहा है कि उस टाइम जो भी चीज़ें हो रही थी उसके अकॉर्डिंग ये डॉक्ट्रिन उस टाइम प्रचलन में था, और उसके अकॉर्डिंग ये कहता है, लेज़ी फेयर डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जो गवर्नमेंट का है वो इंटरवेंशन बहुत कम हो, जितना हो सके उतना कम हो। किस में? इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी में। अब आप लोग कहिएगा अच्छे से नहीं समझाया, तो देखिए भाई साहब, आप पहले अच्छे से रीडिंग डालिए, समझ में आपको खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि मेरा बेसिक मोटिव है वीडियो को अच्छे से डिटेक्ट कर देना ताकि आप अच्छे से नोट बना लें बस। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और मुझे बोलना ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कम बोलूँ और आप लोग को समझाने में ज़्यादा फोकस ना करूँ और नोट्स बनाने में ज़्यादा फोकस करूँ। नेक्स्ट है हमारा वही ये सेम टॉपिक है, ठीक है, पेज अलग हो गया। अब ध्यान सुनिए। ऑन द अदर हैंड द कंटेम्प्रेरी लॉ सेफगार्ड्स एम्प्लॉयज़ from the exploitation of the employer. Next, principles of labor
लॉज इन इंडिया, क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। द फंडामेंटल्स ऑफ लेबर लॉ एस्टेब्लिश्ड दैट इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी वर्कर्स हैव राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लॉज। तो आप अगर कोई भी नोट बना रहे हैं तो उसको डिटेल्स में पहले तो हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉ को कवर कर रहे हैं। तो पहले हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। उसके बाद में हम लोग ने कॉन्सेप्ट लिखा, कॉन्सेप्ट ओरिजिन लिखा। उसके बाद में हम लोग प्रिंसिपल को कवर कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया, तो प्रिंसिपल क्या क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, जिसमें जो भी लेबर है, जितने भी लेबर होते हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, उन लोग को प्रॉपर वेज, ठीक है। अगर वो लोग लेबर हैं तो लेबर को भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, मतलब वही सब जो लेबर के इक्वल ट्रीटमेंट में आएगा वही सब इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्विटी, ठीक है, जो हम लोग का क्रिएशन ऑफ फेयर स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ये हम लोग का एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल रिस्क, इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये हम लोग का बात करता है कंसिडरिंग ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन फॉर इनेक्टिंग लेबर लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कंसिडरिंग ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन फॉर इनेक्टिंग लेबर लॉज। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटिंग टू लेबर लॉज। ये हम लोग का, अगर हम लोग लेबर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंडर द इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉ, कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है रिलेटेड विथ दी लेबर लॉ, ठीक है। क्योंकि आप कहीं भी कुछ भी अटेम्प्ट दीजिएगा, चाहे वो सीबीटी टेस्ट हो, चाहे जो भी आप दे रहे हैं, और टॉपिक लेबर लॉ का है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पे ज़्यादा फोकस करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह पूछता है, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के नाम पे पूछा जाता है। इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है रिलेटेड टू लेबर लॉ आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। पहला जो है लेबर लॉ से रिलेटेड प्रोविज़न दिया हुआ है वो 7th शेड्यूल में है। 7th शेड्यूल अंडर लिस्ट 3, उसमें बात किया गया है कंकरेंट लिस्ट में कवर्स मोस्ट ऑफ द लेबर रिलेटेड इश्यूज़। जितने भी लेबर रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो कंकरेंट लिस्ट में अच्छे से कवर किए गए हैं, और कंकरेंट लिस्ट कहाँ है? 7th शेड्यूल में है। नेक्स्ट है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, में भी लेबर लॉ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। When it comes to law relating to labor, Article 38, 39, 41, 42 and 43 are very important as they serve as the Magna Carta of industrial law. These articles impose an obligation on the central and state government to ensure social order and living wages as per the economic and political circumstances of the nation. मैग्ना कार्टा क्या है? याद कीजिए, बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, याद आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो रिलेटेड विद द लेबर लॉ। इट स्टेट्स दैट स्टेट शैल स्ट्राइव टू promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it can social order where justice, social, economic and political shall inform all institutions of national life. Article 39 mandates the state to incorporate specific principles relating to social justice in its legislative process. Related case law है, केस लॉ स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस वर्कर्स ऑफ गोल्ड माइंस, 1958 का ये केस है। इस केस में जो जस्टिस है उनका नाम था गजेंद्र गडकर, और इस केस में ये हुआ था कि द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज़ अ लिविंग आइडिया ऑफ रिवोल्यूशनरी इम्पोर्ट दैट अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉ एंड गिव्स द वेलफेयर स्टेट आइडल मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। ये हम लोग का जो केस है ये रिलेटेड है विथ आर्टिकल 39, और अगेन हम लोग फिर से आर्टिकल 39 को डिटेल्स में कवर कर रहे हैं। According to Supreme Court interpretation of Article 39A, the right to livelihood has been incorporated under Article 21 of the Constitution. Article 39 से रिलेटेड एक और केस है, एक ऊपर केस था, ये दूसरा केस है, इन ओलिगा टेलीस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986. Article 39B and C are important constitutional provisions as they have an impact on the entire economic system of India. Article 39D provides for equal pay for equal work. Under this article, the Parliament has enacted the Equal Remuneration Act 1976. The Equal Remuneration Act of 1976 prohibits discrimination based on gender and requires both of them to be
paid equally. Later case law to this Article 90, that is equal pay for equal work. The Supreme Court in Randhir Singh versus Union of India 1982 has identified that even though the idea of equal pay for equal work is not a fundamental right, it is unquestionable a constitutional objective that can be upheld through constitutional remedies under Article 32 of the Indian Constitution, Article 42 and Article 43. Article 42 mandates the state to make provisions relating to just and human condition of work and maternity relief. Article 43, on the other hand, provides for living wage for the workers. Article 14, equality before law and equal protection of law. Article 16 states for equality of opportunity in matter of public employment. Article 19 provides bundle of rights. It protects the right to free speech and expression, the right to peaceful assembly without arms, the right to assemble in unions or associations, the right to practice any profession, and the right to engage in any occupation, ट्रेड और बिजनेस। आर्टिकल 21 ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, इसीलिए आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें कि लेबर्स के बहुत सारे राइट्स इंक्लूड हो जाएंगे। आर्टिकल 22 एंड 23 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अंडर द लेबर लॉ। Article 22 and 23 prohibits trafficking in human beings and forced labor. Further, the employment of children below the age of 14 in any factory, mine or other hazardous occupation is prohibited under Article 24. अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कितने सारे लेबर लॉज हैं, ठीक है। डिटेल्स में आप लोग ध्यान से बस सुनते जाइए या फिर नोट्स बनाते जाइए। लेबर लॉज इन इंडिया, लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब बहुत सारे जो लेबर लॉज हैं वो क्लासीफाइड है, ठीक है। अब उनका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्ट या फिर प्रोविज़न बना दिया गया है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब ध्यान से आप लोग ये जो सीक्वेंस है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। लेबर लॉज इन इंडिया, लॉ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंडर में कितने सारे एक्ट हैं इसको ध्यान से देखिए। द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। नेक्स्ट है लॉज रिलेटेड टू वेजेस इन इंडिया, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट, द प्लांटेशन लेबर एक्ट, द माइंस एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, ये सब वेजेस एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। एंड येस लास्ट बट नॉट द लीस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग लॉज इन इंडिया। अब इसका भी क्लासिफिकेशन है, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959, अप्रेंटिस एक्ट 1961, द लेबर कोड्स, द कोड ऑफ वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये सब क्या है ना, टाइप्स ऑफ एक्ट है जो जिसका जो काम है उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट्स बनाए गए हैं, और लेबर लॉज में क्लासिफिकेशन इतने सारे एक्ट्स का हुआ है। और जो कंक्लूज़न है वो आप लोग इतना तो नोट्स बनाने के बाद खुद लिख ही सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अप्रेंटिस मतलब होता है अप्रेंटाइज, APPRENTICES जो भी हो। अप्रेंटाइज का मतलब होता है जो भी इंसान किसी के साथ रह के अगर कुछ सीख रहा हो तो उसको बोलते हैं अप्रेंटाइसेस, ठीक है। तो अप्रेंटाइसेस एक्ट उसी के लिए बनाया गया था। और ऊपर एक और वर्ड है उसको भी मैं समझा देती हूँ, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। रिम्यूनरेशन मतलब होता है कि जो मैन है और जो वुमेन है दोनों को इक्वल वेज मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्क दे आर डूइंग। अगर मैन और वुमेन दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं तो वुमेन को कम नहीं मिलना चाहिए और मैन को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। उसी के लिए ये एक्ट बनाया गया था, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। अब ये जो वीडियो है मैं बारी बारी से जितने भी डिटेल टॉपिक है सबको धीरे धीरे कवर करूँगी। आप लोग अगर चाहिएगा कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ डिटेल्स में, अगर आप लोगों को मेरा लैंग्वेज पसंद आएगा एक्सप्लेनेशन का, तो मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करूँगी। और नहीं तो मैं ऐसे ही बस नोट्स की वीडियो अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोग खुद पढ़ के नोट्स बना के उसको अपने से पढ़ के समझ सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए 1-2 लाइक सब्सक्राइब फेंक दीजिएगा, वरना इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं वीडियो बस अपने पढ़ाई के लिए बनाती हूँ ताकि जो बच्चे इंटरेस्टेड है नोट्स बनाने में
उनको अच्छा नोट मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे नोट जो है ऑनलाइन प्रोवाइडेड तो हैं पर वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखना होता है, तो वो मैक्सिमम होना चाहिए 5 पेज का, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन टिल कंक्लूज़न, ठीक है? और उसमें डिटेल सारे टॉपिक कवर किए हों। मैंने इस वीडियो में जितना भी कवर हो सकता था, इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर लॉ से जितना भी कवर हो सकता था, मैंने एक-एक चीज़ को डिटेल्स में कवर किया है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, थैंक यू, फिर मिलते हैं। तब तक ले पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना ही तो है इम्पोर्टेंट।